नमस्कार वीना जी। नमस्कार निवेदिता जी। युगानुगूंज वर्जीनिया के सभी सदस्यों की ओर से मैं वीना कुमार सभी गुणीजनों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज युगानुगूंज वर्जीनिया गर्व से फूला नहीं समा रहा। हमारे मंच पर पधारी हैं युगानुगूंज की संस्थापिका आदरणीय निवेदिता चक्रवर्ती जी। आपके ही कर कमलों द्वारा 24 मई 2024 को इस मंच का उद्घाटन हुआ था। इतना ही कहना चाहती हूँ, स्वीकृत आमंत्रण किया, रखा हमारा मान, कैसे व्यक्त करें कृतज्ञता, स्वागत है गुणवान, स्वागत है गुणवान। और आपके स्वागतार्थ हमारे युगानुगूंज के सदस्य भरत कुमार पटेल बांसुरी वादन प्रस्तुत कर रहे हैं। भरत, आपका स्वागत है। बहुत स्वागत है भरत जी। थैंक यू। मुझे आपने मौका दिया, आप सबका बहुत बहुत आभार। और मैं आपका स्वागत है। प्रयत्न करूंगा। नहीं, मैं बजा रहा हूँ, श्री राम स्तुति बजा रहा हूँ। श्री राम। हाँ जरूर, बिल्कुल बजाइए। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद भरत जी। बहुत सुंदर, आपने मंच को राममय कर दिया। बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अब आगे बढ़ते हैं। आपके स्वागत के लिए मुझे शब्द नहीं ढूंढे मिल रहे निवेदिता जी, शब्द ढूंढे नहीं मिल रहे, कैसे करूं आपका इस्तकबाल। काव्य जगत का चमकता सितारा, आपकी लेखनी बेमिसाल।
आपकी लेखनी बेमिसाल। निवेदिता जी के परिचय स्वरूप मैं कुछ बताना चाहूंगी श्रोताओं को। निवेदिता चक्रवर्ती एक प्रतिष्ठित साहित्यकार, प्रेरक वक्ता तथा युगानुगुंज समुदाय की संस्थापक एवं युगानुगुंज मीडिया प्रकाशन कंपनी की निदेशक हैं। आपने अपने लेखन, संपादन और साहित्यिक नेतृत्व के माध्यम से हिंदी साहित्य जगत में एक विशिष्ट स्थान प्राप्त किया है। 27 वर्षों के सफल पेशेवर जीवन में आपने उत्कृष्ट कार्य किए, अनेक एक्सीलेंस अवार्ड्स और प्रमोशंस प्राप्त किए हैं। आप इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से एसोसिएटशिप सर्टिफिकेशन धारक हैं तथा एकेडमी ऑफ मॉडर्न अप्लाइड साइकोलॉजी से एनएलपी प्रमाणित मोटिवेशनल स्पीकर हैं। आपकी साहित्यिक संस्था युगानुगुंज मीडिया विश्व भर में अधिक सक्रिय सदस्यों के साथ हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी साहित्य को सशक्त दिशा दे रही है। आपकी प्रकाशित कृतियां मेरे हिस्से के नूर, मानुषी और दूरवा पाठकों एवं समीक्षकों द्वारा अत्यधिक सराही गई हैं। एक साहित्यिक प्रभावक, लिटरेचर इन्फ्लुएंसर के रूप में आपके 60,000 से अधिक सोशल मीडिया अनुयायी हैं। निवेदिता जी का लेखन जीवन, संवेदना, नारी सशक्तिकरण और मानवीय मूल्यों की गहराई से जुड़ा हुआ है। उनकी कलम विचारों को दिशा देती है और उनकी वाणी नई प्रेरणा का संचार करती है। अब मैं बहुत आदरपूर्वक निवेदिता जी से अनुरोध करती हूँ कि आप अपना काव्य पाठ आरंभ करें। बहुत बहुत धन्यवाद वीना जी, मुझे यहाँ पर आमंत्रित करने के लिए आपका, गीता साय जी का और वर्जीनिया की पूरी टीम का बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आप लोगों ने मुझे इस लायक समझा कि मेरे लिए एक स्पेशल, एक विशेष काव्य गोष्ठी का आयोजन किया। और जो इतनी आप प्रशंसाएं कर रही हैं, आप खुद इतनी अच्छी लेखिका, इतनी अच्छी कवित्री हैं और एक बहुत सुनहरे आपके प्रोफेशनल पास्ट है आपका, और आपका खुद का स्वयं का व्यक्तित्व इतना सुंदर है, और आपके मुंह से अपनी तारीफ सुनना ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। कविता शुरू करने से पहले मैं चाहती हूँ कि जो लोग हमारे साथ आ गए हैं उनका एक बार नाम ले लूं क्या, जो लोग उपस्थित थे। हाँ जरूर, मुझे स्क्रीन पे नजर नहीं आ रहे हैं नाम, वैसे नजर आते हैं ना? मैं आपको दे देती हूँ स्क्रीन पे। ओके, थैंक यू सो मच जी, इंदु मैत्रा जी आई हैं, आपका बहुत प्रणाम। गीता साहे जी आई हैं, बहुत प्रणाम आपकी उपस्थिति को। शोभना तनेजा जी उपस्थित हैं, आपकी उपस्थिति को बहुत प्रणाम। राजकिरण जी उपस्थित हैं, आपकी उपस्थिति को बहुत प्रणाम। इंदु मैत्रा जी कह रही हैं गुड स्टार्ट विद राम स्तुति। भरत जी को बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतना सुंदर राम स्तुति बजाई। और गीता साहे जी कह रही है वाह मधुर बांसुरी वादन। राजकिरण जी कह रही है मनमोहक धुन। मधु खरे जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, बहुत धन्यवाद कि आप आई हैं समय निकाल करके। मधु खरे जी कह रही हैं वीना जी और भरत पटेल जी को नमन, आपको नमन। प्रीति भारद्वाज कह रही हैं दिस इज अ ब्यूटीफुल स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम, बहुत अच्छा आइडिया था वीना जी आपका। इंदु मैत्रा जी कह रही है वेरी ट्रू, हर लेखनी बेम्यूज्ड, थैंक यू सो मच। राजेंद्र शर्मा जी उपस्थित हैं, आपका बहुत प्रणाम। मधु खरे जी कह रही हैं अति सुंदर परिचय और संचालन। अश्विनी खन्ना जी उपस्थित है, अरे बहुत सौभाग्य की बात है, कह रही हैं बढ़िया इंट्रो। अंजू कपूर गांधी जी उपस्थित हैं, नमन मंच कह रही हैं। इंदु मैत्रा जी कह रही हैं यू डिजर्व मच मोर निवेदिता, थैंक यू सो मच। शशि पाढ़ा जी उपस्थित हैं, कह रही है स्वागत है निवेदिता जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप समय निकाल के आई। भरत कुमार पटेल जी कॉन्ग्रेचुलेशन कह रहे हैं। अंजू कपूर गांधी जी उपस्थित हैं, आपको बहुत प्रणाम। और शशि पाढ़ा जी कह रही हैं सुंदर बांसुरी वादन, बहुत बहुत प्रणाम। आप सभी उपस्थित हैं, समय निकाल करके आए हैं। और मेरी ओर से सभी सुधी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू। मैं अपनी पहली कविता जो प्रस्तुत कर रही हूँ वो कृष्ण भगवान को समर्पित है, तो उनसे बातचीत है, कविता तो क्या ही है। कि बताओ तो मेरे आराध्य हर घड़ी कैसे न मानूं तुम्हें, बताओ तो मेरे आराध्य हर घड़ी कैसे न मानूं तुम्हें। अंधेरों में कहां से आकर थाम लेते हो मेरा हाथ, भले ही हो कंकड़ पत्थर बहने देते हो मुझे निर्बाध। बताओ तो मेरे आराध्य हर घड़ी कैसे न मानूं तुम्हें।
जब भी कोसती हूँ तुम्हें, मन मन मुस्कुराते रहते हो। मेरे कंधे पर हाथ रखे देर तक समझाते रहते हो। बताओ तो मेरे आराध्य, हर घड़ी कैसे न मानो तुम्हें। काल की एक एक चोट से हम अंदर तक खूब सिहरे हैं। तुम्हारी नियति, तुम्हारे निर्णय मेरी बुद्धि से जरा परे हैं। बताओ तो मेरे आराध्य, हर घड़ी कैसे न मानो तुम्हें। और जाने कैसे हर बार, कैसे भी तुम संभाल ही लेते हो। मेरी डूबती हुई नाव को बढ़कर तुम खुद ही खेते हो। बताओ तो मेरा आराध्य, हर घड़ी कैसे न मानो तुम्हें। और जब झड़ती हैं मेरी आंखें, जाने कैसे हंसा देते हो। खुद को फिर मेरे कण कण में खुद से फिर से बसा देते हो। बताओ तो मेरे आराध्य, हर घड़ी कैसे न मानो तुम्हें। बताओ तो मेरे आराध्य। वाह, तो जो ईश्वर बहुत की सुंदर। भक्ति हमारे अंदर है ना, वो भी ईश्वर की कृपा है। उसमें हमारा कोई बड़प्पन नहीं है कि हम ईश्वर को भक्ति करते हैं। क्योंकि अगर ईश्वर की कृपा नहीं होती तो वो भक्ति भी नहीं होती। तो थैंक यू। हाँ, मेरी दूसरी कविता, मेरे को लगता है कि मैं अपने बाबा के लिए बोलूं। मेरे बाबा जो मेरे गुरु हैं, साहित्य गुरु, मेरे पिताजी, और जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो जो सीखा है, एक उनका जो व्यक्तित्व था वो है इस कविता में। तो बंगाली बंगला में हम पिताजी को बाबा कहते हैं। मेरे बाबा आकाश के मेघों से पल पल करते स्नेह की फुहार, लहला जाता आशीष और दुलार। मेरे बाबा सुगंधित बयार से गुनगुनाते, हंसते हंसाते, और हमारा छोटा सा घर बगिया हो महकता। मेरे बाबा शिला जैसे चुपचाप झेल जाते समय के आघात, और बंजर नियति में विश्वास के फूल खिला देते थे। मेरे बाबा सागर की लहरों जैसे पल में धो देते मन के अवसाद, छोड़ जाते आशाओं के छोटे छोटे शंख और सीपियां। मेरे बाबा आज मेरी स्मृतियों में आते, मन झंकृत हो उठता, आंखों के कोर भीग जाते। मन झंकृत हो उठता, आंखों के कोर भीग जाते। जी, आपने बहुत भाव विवल कर दिया। और इसी संदर्भ में मैं श्रोताओं को एक बात कहना चाहती हूँ कि आपके पिता दिवंगत श्री मानिक खुशहाल एक उत्कृष्ट साहित्यकार थे। निवेदिता जी ने एक अद्भुत कार्य किया कि उनके मरणोपरांत अपने पिता की रचनाओं का उनकी डायरियों से संग्रह किया और उनकी पुस्तक मुझको ढूंढिए जरा अपने ही प्रकाशन द्वारा छपवाई। इससे उत्कृष्ट श्रद्धांजलि एक पुत्री की अपने पिता के लिए और क्या हो सकती है। थैंक यू सो मच। मुझे लगता है ना, एक बच्चा जो होता है वो कुछ भी नहीं कर सकता अपने माता पिता के लिए, मतलब कुछ भी करे वो कम है। और एक कविता माँ के लिए सुना देती हूँ। जरूर। तो कविता क्या है, मन के भाव हैं। माँ, तुम कितनी बच्ची सी होती जा रही हो। समोसे गुलाब जामुन कितनी चाव से खाती हो। कोल्ड ड्रिंक को देखते ही आंखें चमक उठती हैं। 2 रोटी में से 1 रोटी मेरी नजर से छुपा कर नहीं खाती। कितनी डांट खाती हो मुझसे जब अपनी मोबाइल में उंगलियां घुमाते हुए मुझे अनजाने में बार बार फोन लगाती हो। और तुम्हारा चीजों को रखकर भूल जाना तुम्हारी आदत बन गया है। एक ही बात को बार बार पूछना। डॉक्टर ने कहा था ये बढ़ता जाएगा, डिमेंशिया का पहला स्टेज है। पर ये कैसे लक्षण माँ, पर ये कैसे लक्षण माँ, तुम अब भी आशीर्वाद देना नहीं भूलती, बचपन की बातें नहीं भूलती, रात को चादर हटने पर मुझ पर चादर डालना नहीं भूलती, मेरे बीमार होने पर पैरों में गर्म तेल की मालिश करना, अदरक तुलसी पीस कर देना, दवाई देना कुछ भी तो नहीं भूलती। बस माँ, मेरी माँ कभी मत मेरी माँ होना कभी मत भूलना। इस डिमेंशिया को मैं संभाल लूंगी तुम्हारा बचपना, अनमना, बिगड़ना। बस ये लाड़ दुलार देती रहना, मेरा ये संसार देती रहना। बस ये लाड़ दुलार देती रहना, मेरा ये संसार देती रहना।
थैंक यू। सुंदर निवेदिता जी, बहुत ही मनभावन रचना। हम सबको अपनी माएँ इतनी प्रिय हैं। बहुत सुंदर रचना आपकी। तो अभी हम लोगों का एक साझा संग्रह आया है, अक्षर अक्षर माँ, जिसमें ठीक कि है। सब लोगों ने कविताएँ दी हैं, वीना जी की भी कविता है इसके अंदर। और ये सिर्फ माँ के ऊपर ही हम लोगों ने ये साझा संग्रह निकाला है। इनफैक्ट अभी इसका लोकार्पण होना है, तो उसमें भी ये कविता मैंने दी है। बहुत सुंदर। वीना जी, आपकी भी कोई कविता सुने क्या? अरे निवेदिता जी, देखो मैं तो युगालगुंज में कितनी बार कविताएँ सुनाती हूँ। पर चलिए, आपने कहा है, आपके अनुरोध पर मैं श्रोताओं को युगानुगूंज का आह्वान गीत सुनाऊंगी। जी, तो थैंक आपको यू। पता लगेगा कि युगानुगूंज का जीवन दर्शन क्या है। जी, स्वागत है हमें आपका। ओके, हमें भीड़ नहीं चाहिए, बस चाहिए मुट्ठी भर लोग। हमें भीड़ नहीं चाहिए, बस चाहिए मुट्ठी भर लोग। विनम्रता हो जिनमें, सरल मन हो, मधुर भाषी हो, थोड़ा सा दर्शन हो, जिनका हो निर्मल स्वभाव, विचारों में हो थोड़ा ठहराव। लेखन लगता हो जिन्हें आशीर्वाद, बहुत सुंदर लाइन है। लेखन लगता हो जिन्हें आशीर्वाद, अहंकार रहित हो जिनका संवाद। दूसरों का आदर करने दूसरों का आदर करते हो जो, साथ सबको लेकर चलते हो जो, मनुष्यता भरी हो जिनके व्यक्तित्व में, जो आस्था रखते हो नश्वर अस्तित्व में, जिनको वैभव माटी सा दिखता हो, जिनको वैभव माटी सा दिखता हो, जिनको यश धूमिल सा लगता हो, जो समर्पित हो चुके शब्दों की अर्चना में, जो समिधा बन गए साहित्य की साधना में, जो समिधा बन गए साहित्य की साधना में। कुछ ऐसी हो उनकी तपस्या, कुछ ऐसी हो उनकी तपस्या, कुछ ऐसा हो उनका योग। नहीं चाहिए हमको भीड़, नहीं चाहिए हमको भीड़, बस चाहिए मुट्ठी भर लोग, बस चाहिए मुट्ठी भर लोग। देखिए कितना सुंदर गीत है, और ये भी निवेदिता जी ने ही लिखा है। थैंक यू वीना जी। और जब हम लोग ने योगानुगुण शुरू किया आज से 5.5 साल पहले, तो फिर यही लगा कि कैसे लोगों को जोड़ना चाहिए हमको योगानुकुंज में। तो यही हुआ कि नहीं, हमें भीड़ नहीं जोड़नी, हमें बहुत सिलेक्टिव लोग जोड़ने हैं, जिनको लेके हम बहुत सुंदरता से इस साहित्य की यात्रा में आगे बढ़ सकें। बहुत थैंक यू वीना जी आपको ये सुनाने के लिए। और सब लोग काफी अच्छे कमेंट्स भी कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद। विनीता शर्मा जी भी आ गई हैं, ब्रिजबाला बहुत। गुप्ता जी भी आ गई प्रीता हैं। जी, मेरा सादर प्रणाम आपको, मेरे आप अनुरोध लोग पर आई। और सभी श्रोताओं का बहुत धन्यवाद। और पटियाला से खन्ना साहब जुड़े हैं, वो तो कभी नहीं जुड़ते हैं, पर मेरे जी, कहने से आ गए, तो बहुत बहुत धन्यवाद खन्ना। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। प्रभा भार्गव जी आ गई हैं, बहुत धन्यवाद आपका आने बहुत के लिए। धन्यवाद प्रभा जी। तो माँ बाबा के बारे में बात हो गई, आप मेरे आराध्य के बारे में बात हो गई। एक छोटा सा परिचय है मेरा मेरा या किसी भी स्त्री का, कि मैं क्या हूं। एक ओस की बूंद जो किसी किरण के आगे भी घुटने टिका दे। मैं क्या हूं, एक ओस की बूंद जो किसी किरण के आगे भी घुटने टिका दे। मैं क्या हूं, एक आकाश जो सूर्य को भी गोद पर खिला ले। मैं क्या हूं, एक आकाश जो सूर्य को भी गोद पर खिला ले। बहुत धन्यवाद। तो एक स्त्री का जो क्षेत्रफल होता है स्त्री के व्यक्तित्व का, वो एक लघुत्तम से शुरू होकर बहुत विस्तृत भी होता है। तो यही था ये 4 लाइनों में। ये मेरी किताब है मेरे हिस्से के नूर। तो इसमें मैंने कुछ कविताएं मेरे 25 वर्ष के पहले की डाली थी, जो मैंने बचपन से लेके 25 वर्ष तक लिखी थी। और फिर कुछ कविताएं 25 से 50 वर्ष तक डाली थी। तो कविताएं क्या होती हैं कि जीवन में घटनाएं होती हैं जिनको आप कविताओं में पिरोते हो। एक घटना थी कि कभी कहते हैं ना, किशोरावस्था में आपने कुछ लिखा होता है या किसी के लिए कुछ लिखा होता है, और सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं कि वो फाड़ना पड़ जाता है। तो जब वो फाड़ना पड़ा, तो एक कविता निकली कि शब्दों को जला दें या टुकड़े टुकड़े कर दें, पर मिट सकता है क्या शब्दों का अस्तित्व। वाह। शब्दों को जला दें या टुकड़े टुकड़े कर दें,
पर मिट सकता है क्या शब्दों का अस्तित्व? शब्द कभी खत्म नहीं होते, आग बनकर जला करते हैं दिल की गहराइयों में। मस्तिष्क के साहिल पर रोज लहरों की तरह सिर पटका करते हैं। मस्तिष्क के साहिल पर रोज लहरों की तरह सिर पटका करते हैं। ये मासूम और नादान शब्द रोया करते हैं, सिसकते हैं, तड़प कर होठों तक आना चाहते हैं, पर गूंगे स्वरों की अभिव्यक्ति बनकर आंखों तक आते हैं और ढुलक जाते हैं अपने अस्तित्व का एहसास कराने को। और ढांप लेता है कोई अपना मुंह, डरता है कोई शब्दों के अस्तित्व से, इसीलिए फाड़ता है, जलाता है शब्दों को, पर सुलगता है अंदर तक शब्दों की आग से। और बोझिल हो जाता है मन शब्दों का भार ढोते ढोते, और बोझिल हो जाता है मन शब्दों का भार ढोते ढोते। तो ये एक कविता थी बहुत शब्दों पर। सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू, थैंक यू। तो वीना जी, एक मिनट में इसका ये देख लो मेरा थोड़ा। जी, थैंक यू। और आगे बढ़े क्या वीना जी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अभी तो हमारे पास समय ही समय है, अभी बहुत सुनना है आपको। एक ये कविता भी हमारी जो है, ये भी मेरी 25 वर्ष तक की कविता है जो मैं सुनाने जा रही हूँ। तो ये बचपन से 25 वर्ष तक की, मतलब जब आप किशोरावस्था में होते हो तो क्या क्या चीजें देख करके किशोरावस्था के बच्चे का, या जो भी 25 इयर्स तक आपके अंदर बहुत विद्रोह आते हैं, बहुत तरह के। तो ये एक कविता है स्वयं सिद्ध। ये कुछ इसी तरह की कविता है जो कि थोड़ा विद्रोह आया सब चीजों को देख के। तो क्या है कि मनुष्य से आधुनिक मानव तक, वेद शास्त्र से लेकर कंप्यूटर भाषा तक, हमने पाया बहुत कुछ। खोई हैं कुछ अदद चीजें, हमारे संस्कार, हमारी सभ्यता, हमारी राष्ट्र भावना। हर तथ्य के कुछ कारण होते हैं, इस तथ्य के भी कुछ कारण हमने जुटाए हैं। कारण है कि हम व्यस्त हैं। हम व्यस्त हैं इतने कि अच्छाई और बुराई को जांचने का समय नहीं है हमारे पास। हम व्यस्त हैं इतने कि सफलता की अंधी दौड़ में हम सब शामिल हैं। आंखें खोलकर चारों ओर देखने का समय नहीं हमारे पास। कारण है कि हम व्यवहारिक हैं। हम व्यवहारिक हैं इतने कि किसी के दुख में हमारी आंखें नम नहीं होती। हम व्यवहारिक हैं इतने कि नैतिक मूल्यों को निगल कर जीवन को बोझिल नहीं बनाते, जीवन को सरलता से जीने के उपाय तलाशते हैं हम। कारण है कि हम लज्जित हैं। हम लज्जित हैं इतने कि अपने लोगों में अपनी भाषा बोलते हुए हमारी जिह्वा लड़खड़ाती है। हम लज्जित हैं इतने कि राष्ट्रगान के समय तनिक खड़े नहीं हो पाते। कारण है कि हम भयभीत हैं। हम भयभीत हैं इतने कि किसी भी गलत बात को स्वीकारते हैं इसलिए कि हम अपने आप को मुश्किलों में नहीं डालना चाहते। हम भयभीत हैं इतने कि प्रजातांत्रिक देश में भी दोगली और भ्रष्टाचारी सत्ताओं को सिर झुकाकर स्वीकार कर लेते हैं। और इन सब कारणों के आवरण में हम सब ने अपने अपने व्यक्तित्व को सहेज लिया है। इन सब कारणों के आवरण में हम सब ने अपने अपने व्यक्तित्व को सहेज लिया है, पर हमारी आत्मा इतनी पवित्र और विस्तृत है जो किसी कारण के खोल में नहीं समा पाती। दबंगता से धिक्कार देती है हमारे झूठे व्यक्तित्व को, और हम अपनी ही आत्मा के आगे कभी स्वयं को स्वयं सिद्ध नहीं कर पाते, और हम अपनी ही आत्मा के आगे कभी स्वयं को स्वयं सिद्ध नहीं कर पाते। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारगर्भित रचना आपकी, और सच में हम सब इतने असंवेदनशील हो गए हैं और अपने में ही इतने ज्यादा खो गए हैं कि हमें जैसे कुछ नजर ही नहीं आता। बहुत असंवेदनशील हो गए हम। बहुत सुंदर रचना आपकी। देविता जी, मेरे आग्रह पर आप कील सुनाएंगे अपनी रचना? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो कील तक मैं आ रही थी। मैं शुरू से मैंने थोड़ा ओके, सा क्रम ऐसे बनाया था तो कि ठीक है, आप अपने क्रम से चलिए। ओके, अपने क्रम हाँ, से चलिए। तो अब तो एक कविता है जब 25 से 50 वर्ष के बीच की एक कविता है। तो ये कविता को इस पुस्तक में डालने से पहले मैंने 100 बार सोचा कि क्या ये डाली जाए कि नहीं डाली जाए। पर कभी-कभी क्या होता है कि हम
कोई भी कविता ना व्यक्तिगत नहीं होती, वो समाज से जुड़ी हुई होती है, और जो समस्या होती है वो भी व्यक्तिगत नहीं होती, क्योंकि वो समस्या केवल आपके अकेले की नहीं होती, बहुत बड़ा वर्ग उस समस्या से जूझ रहा होता है, जो कह भी नहीं पाता है। बहुत सारे हमारे वर्ग हैं जो कि एक जो मद्यपान है उसकी समस्या से जूझ रही होती है, बहुत सी औरतें जिनकी गृहस्थी बिगड़ जाती है उस एक समस्या के कारण। तो इसके ऊपर एक, इसका शीर्षक ही है विस्की का ग्लास। सुने, एक विस्की का ग्लास जो रोज मुझे डराता है, जो रोज घूट घूट पीता है तुम्हारे अंदर के इंसान को, जो मेरे सिमटे और सहेजे घर को टुकड़ा टुकड़ा बिखेर देता है, जो बच्चों और मुझे एक कमरे में कैद कर देता है और हम जीते हैं रोज एक डरी सहमी सी जिंदगी। ये विस्की का गिलास जो मुझे रोज मार डालता है और मेरे बच्चों को बूढ़ा बना देता है, और मेरे बच्चों को बूढ़ा बना देता है। तो जब ये कविता लिखी थी ना, तो इसकी अंतिम लाइन पर खुद भी मैं मतलब सिहर गई थी कि जब तुम्हारा बच्चा बूढ़े जैसी बातें करने लग जाए, जिसको बचपने की बातें करनी चाहिए, तो कितना प्रभाव पड़ रहा होगा उस बचपन पर। तो ये कविता थी जो कि बहुत लिखी थी। तो ये कुछ कविताएं थी मेरे हिस्से के नूर से। तो मेरे हिस्से के नूर से हो गई कविताएं, तो जो कुछ सेलेक्टिव कविताएं मैं लेके आई थी मेरे हिस्से के नूर से। अब आते हैं कील पर। तो कुछ मैंने स्त्रियों से रिलेटेड कुछ कविताएं मैंने अलग करके रखी, और तो ये कविताएं हैं। इसमें कील कील पसंद है। मानुषी किताब आई मेरी, जो कि स्त्रियों से, स्त्री विमर्श पर, स्त्री संघर्ष पर ये कविताएं हैं। और तो ये सुनिए, कील। कील कील जिसको दीवार पर बस ठोक दिया जाता है, कील जिसको दीवार पर बस ठोक दिया जाता है, उसकी पीड़ा, उसकी सहमति, उसके सिद्धांत, उसके लक्ष्य सब निरर्थक। उसकी पीड़ा, उसकी सहमति, उसके सिद्धांत, उसके लक्ष्य सब निरर्थक। उसको ठोक दिया जाता है कि दीवार सुंदर लगे, कि उस पर सुंदर चित्र लटकते रहें और वो फोटो फ्रेम भी बदलते रहें। सब कुछ बदल जाए पर उसकी कर्तव्य धर्मिता, उसकी मर्यादा अक्षुण्ण रहे। सब कुछ बदल जाए पर उसकी कर्तव्य धर्मिता, उसकी मर्यादा अक्षुण्ण रहे। कभी कभी वही कील दीवार ही चटका देती है, कभी कभी वही कील दीवार ही चटका देती है। बहुत धन्यवाद। आप लोग बहुत प्यार से सुन रहे हैं, और बहुत ही गहन रचना है, और श्रोता जरूर समझ गए होंगे कि निवेदिता जी ने क्या जादू चलाया है, एक कील के माध्यम से नारी की संवेदनाओं को व्यक्त किया है। मैं इस कविता को कितनी बार पढ़ती हूँ कि कैसे कोई लिख सकता है कि कील के साथ नारी को जोड़ दिया। कील की जिम्मेदारियां और नारी की जिम्मेदारियां। वाह निवेदिता जी, बहुत खूबसूरत रचना। थैंक यू। मंजू श्रीवास्तव जी हमारे बीच में उपस्थित हैं और बहुत प्रशंसा कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मंजू जी जुड़ने के लिए। मुझे पता है आज आप बहुत व्यस्त थी। और सुषमा रजनीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इंदु जी, आपको मेरा प्रणाम। मधु, आपको मेरा प्यार जुड़ने के लिए। ये सब लोग बहुत व्यस्त हैं, मुझे पता है। और थैंक यू विभा फॉर ज्वाइनिंग। और शशि पादर जी, आपको भी मेरी ओर से सप्रेम नमस्कार। बाकी श्रोता जो भी जुड़े हैं, सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम। बहुत प्रणाम। और आप लोग बहुत प्यार से जुड़े हुए हैं और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स भी लिख रहे हैं। एक कविता और मुझे वीना जी ने बोला है कि मानुषी में से सुना देने के लिए। तो मैं इस कविता को सुनाने से पहले क्या भावना लेके ये कविता लिखी थी, क्योंकि हर कविता की एक पृष्ठभूमि होती है, आपको भी मालूम है। तो चातक पक्षी जो होता है ना, तो वो एक ये हम लोगों ने अपने हिंदी के कोर्स में ही पढ़ा था बचपन में। तो वो स्वाति नक्षत्र की जो बूंद होती है ना, वर्षा की बूंद, जब स्वाति नक्षत्र में जो वर्षा की बूंद गिरती है, बस वही बूंद को वो चखता है, उसी को वो पीता है, अदरवाइज वो प्यासा रहता है चातक पक्षी। तो और एक याचक जो होता है, याचक क्या होता है, पल पल याचना करता रहता है। तो कैसे एक स्त्री की यात्रा होती है कि एक स्त्री जो कि याचक होती है,
वो धीरे धीरे चातक बन जाती है। याचक से लेके चातक तक की एक स्त्री की यात्रा, कि फिर उसको पता हो जाता है कि उसको अपनी लाइफ में क्या सेलेक्टिव लेना है, उसको सब कुछ नहीं चाहिए। तो ये याचक से लेके चातक तक की यात्रा है इस कविता में, कि तुम अवहेलित करते गए मान याचक मुझे, मेरा मन धीरे धीरे चातक होता गया। तुम अवहेलित करते गए मान याचक मुझे, मेरा मन धीरे धीरे याचक होता गया, चातक होता गया। दुर्बलता थी ये या थे संस्कार क्या मालूम, दुर्बलता थी या थे संस्कार क्या मालूम, कर्तव्य मेरे तुम्हारे अधिकार क्या मालूम। इसी उधेड़ बुन में चेतना भी घुलती गई, सामंजस्य संबंधों पर शासक होता गया। इसी उधेड़ बुन में चेतना भी घुलती गई, सामंजस्य संबंधों पर शासक होता गया। तुम अवहेलित करते गए मान याचक मुझे, मेरा मन धीरे धीरे चातक होता गया। और सहेजी आस्थाओं की धज्जियां भी उड़ गईं, विश्वासों की बसी थी जो बस्तियां उजड़ गईं। सहेजी आस्थाओं की धज्जियां भी उड़ गईं, विश्वासों की बसी थी जो बस्तियां उजड़ गईं। मुखरता मौन के द्वार पर दम तोड़ती गई, धैर्य स्वाभिमान के लिए घातक होता गया। मुखरता मौन के द्वार पर दम तोड़ती गई और धैर्य स्वाभिमान के लिए घातक होता गया। तुम अवहेलित करते गए मान याचक मुझे, मेरा मन धीरे धीरे चातक होता गया। पीड़ा की आंधियां चली, संकल्प बिखर गए, मंत्र क्षीण हुए, यज्ञ में लिए वचन मर गए। पीड़ा की आंधियां चली, संकल्प बिखर गए, मंत्र क्षीण हुए, यज्ञ में लिए वचन मर गए। अश्रुओं को धकेल मुस्कुराने के प्रयास थे, एक पारदर्शी मनुष्य का नाटक होता गया। अश्रुओं को धकेल मुस्कुराने के प्रयास थे, एक पारदर्शी मनुष्य का नाटक होता गया। तुम अवहेलित करते गए मान याचक मुझे, मेरा मन धीरे धीरे चातक होता गया। और इसका अंतिम बंद है कि विष को फेंक कर फिर प्रेम की शरणागत हुई, धोकर कटु स्मृतियों को मैं तो तथागत हुई। विष को फेंक कर फिर प्रेम की शरणागत हुई, धोकर कटु स्मृतियों को मैं तो तथागत हुई। अपने प्राथमिक रूप में हृदय लौटता गया, पुनः आस्थाओं को गढ़ उपासक होता गया, पुनः आस्थाओं को गढ़ उपासक होता गया। तुम अवहेलित करते गए मान याचक मुझे, मेरा मन धीरे धीरे चातक होता गया। थैंक मैं तो यू। बिल्कुल निशब्द हूँ। बहुत ही बेहतरीन सृजन है ये आपका, बहुत सुंदर। बहुत धन्यवाद। एक कविता अपने मन से एक मानुषी से सुनाना चाहती हूँ, जो कि मेरे मन के बहुत करीब है कविता, क्योंकि ये हमारे समाज में हो रहा है। तो माँ और बहन की गालियां यूपी साइड या फिर बहुत सारे जो इस तरह के से यहाँ इधर नॉर्थ साइड, नॉर्थ इंडिया में बहुत प्रचलित है कि गुस्सा आया नहीं तो माँ और बहन की गालियां। इसके ऊपर मैंने एक कविता लिखी थी जो कि बहुत लोगों से जुड़ी है ये कविता, क्योंकि बहुत लोगों के घर में भी माँ और बहन की गालियां घुस आती हैं, चाहे वो भाई के थ्रू घुसे, चाहे वो पति के थ्रू घुसे, किसी किसी के पिताजी देते हैं। तो सुनिए, माँ और बहन की गालियां जो तुम्हारा स्टेटस सिंबल होती हैं कॉलेज सहपाठियों के बीच। माँ और बहन की गालियां जो तुम्हारा स्टेटस सिंबल होती हैं कॉलेज सहपाठियों के बीच। ऐसी भाषा जो तुम्हारे तथाकथित पुरुषत्व को संबल देती है, ऐसी भाषा जो तुम्हारे तथाकथित पुरुषत्व को संबल देती है, वह जब घर की चार दीवारी में परिवार को परोसी जाती है तो भले ही सजावट ड्राइंग रूम की सुंदर हो, सब्र के कांच चटकने लगते हैं। गृहस्थी के ढके हुए पर्दे चीथड़े बनने लगते हैं। गृहस्थी के ढके हुए पर्दे
चीथड़े बनने लगते हैं, दीवारों में मौन विद्रोह की सीलन लगने लगती है, रिश्ते की छत से पलस्तर झड़ने लगता है, नींव उखड़ने लगती है, दीवार दरकने लगती है, और एक दिन आता है जब परिवार हाथ से छूट जाता है, पतंग कट जाती है, नदी किनारे तोड़कर निकल जाती है, खेतों खलिहानों में। आदतों को ऐसा बनाओ ना कि नींव ना टूटे, आकाश सिर से ना हटे, और किसी का दम तुम्हारे साय में ना घुटे, किसी का दम तुम्हारे साय में ना घुटे। ये एक बहुत कविता सुंदर, थी जो कि बहुत मैं सुंदर। सुनाना चाह रही थी। और थैंक यू वीना जी, आपने मेरे को इतना अरे निवेदिता, आप मुझे बिल्कुल धन्यवाद ना कहें, कितना आनंद आ रहा है। आप सोचिए, और सब श्रोता भी कितने मन से सुन रहे हैं, और मैं वाकई जिनको चाहती थी वो लोग जुड़े, ये सबसे मुझे इसलिए खुशी हो रही है। कुछ कविताएं मैं और लाई हूँ। जरूर तो सुनाइए। ये अभी तक ये प्रकाशित कविताएं सुना रही थी, तो कुछ अप्रकाशित कविताएं हैं जिनको मैं लेकर सुनाइए, के आई हूँ, और एक दो गजल भी सुनाई दूंगी आप लोगों जरूर को। जरूर जरूर। बहुत धन्यवाद। मंजू भार्गव जी जुड़ गई हैं हमारे साथ, पूनम तनेजा जी जुड़ गई हैं, नरेश धवन जी जुड़ गई हैं। बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। बहुत धन्यवाद आपका नरेश नरेश जी, बहुत धन्यवाद। तो शोभना ये जी, बहुत कविता, धन्यवाद। थैंक यू जी। तो ये कविता जो मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ, ये भी बहुत प्रतीकात्मक कविता है। तो सुने। गमले में बरगद लगाने के उन्होंने खूब शौक पाले थे। गमले में बरगद लगाने के उन्होंने खूब शौक पाले थे। पिंजरों में चिड़िया पलती थीं, मछलियां कहीं मर्तबानों में, किसी का आकाश चुराया था, समुद्र खरीदा था दुकानों में। पिंजरों में चिड़िया पलती थीं, मछलियां कहीं मर्तबानों में, किसी का आकाश चुराया था, समुद्र खरीदा था दुकानों में। कुछ दानों के एहसान तले दरवाजों पर बंद ताले थे। गमले में बरगद लगाने की उन्होंने खूब शौक पाले थे। फिर जंजीरें टूटी एक दिन, चटक गए थे सशक्त किनारे। फिर जंजीरें टूटी एक दिन, चटक गए थे सशक्त किनारे। तहखानों के देख अंधेरे, शर्माए थे खिले उजियारे। आजादी की ताजी सांस को फेफड़े अपने खंगाले थे। गमले में बरगद लगाने के उन्होंने खूब शौक पाले थे। और सहमी सहमी भरी आंखों में साहसी कुछ सपने बैठे थे। हौसले मौन खड़े घूर रहे, टूटे दुखी मन पर रूठे थे। और दिलासा के पैरों में अब तक छल के दुखते हुए छाले थे। दिलासा के पैरों में अब तक छल के दुखते हुए छाले थे। गमले में बरगद लगाने के उन्होंने खूब शौक पाले थे। और बरगद की जड़ें जब फैली तो गमले को तोड़कर निकल गईं। चिड़िया फुदकती हुई उड़ गई, मछलियां सागर में फिसल गईं। खुद को भगवान समझे बैठे कुछ इंसान अजीब निराले थे। गमले में बरगद लगाने के उन्होंने खूब शौक पाले थे। बेहतरीन सृजन है निवेदिता जी, बहुत खूबसूरत। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। दो गजलें लाई हूं मैं आपके लिए। अभी तो बहुत दो समय है, गजलें, बस आप सुनाती रहिए, अभी बहुत समय है हमारे पास। दो गजलें लाई हूं, तो सुनिए। तो आज तो हर शख्स खुद से हो रहा थोड़ा जुदा है, ढूंढने जो वो चला पल, ढूंढने जो वो चला पल, खुद गुमशुदा है। एक मिनट। आज तो हर शख्स खुद से हो रहा थोड़ा जुदा है, ढूंढने जो वो चला पल, खुशी खुद गुमशुदा है। क्यों नहीं पहचानता तेरा ही आईना तुझे अब, शक्ल पर क्या क्या नया ये रोज तूफान सा खुदा है। क्यों नहीं पहचानता तेरा ही आईना तुझे अब, शक्ल पर क्या क्या नया ये रोज तूफान सा खुदा है। और चार कंधों पर उठेगा जिस्म तेरा भी यहाँ पर, चार कंधों पर उठेगा जिस्म तेरा भी यहाँ पर। और वज्न हल्का कर, हजारों तलखियों से तू लदा है, वज्न हल्का कर,
हजारों तलखियों से तू लदा है और उड़ रहा है आसमां पर, भूल बैठा वो जमी को, जो न बन पाया अदद इंसान, बना सबका खुदा है। जो न बन पाया अदद इंसान, बना सबका खुदा है। और आखिरी शेर है कि जाम खाली और अब मैख्वार भी खाली हुआ है। जाम खाली और अब महख्वार भी खाली हुआ है। तू बुला तेरे जहां में, बंद अब ये मैकदा है। तू बुला तेरे जहां में, बंद अब ये मैकदा है। और एक अगली गजल, बहुत धन्यवाद आप सभी को, बहुत शुक्रिया। एक अगली गजल बहुत छोटी बहर की है कि यूं गमों को सुलाते रहे, इश्क थोड़ा जगाते रहे। अरे वाह। यूं गमों को सुलाते रहे, इश्क थोड़ा जगाते रहे, और घाव तकदीर देती रही, दोस्त मरहम लगाते रहे। आपके भी दोस्त जुड़े हैं बीना जी। तो घाव घाव तकदीर देती रही, दोस्त मरहम लगाते रहे, और लड़खड़ाए ना कोई कभी, हम हथेली बढ़ाते रहे। लड़खड़ाए ना कोई कभी, हम हथेली बढ़ाते रहे, और ख्वाब सब टूट गिरते रहे, सब्र से फिर उठाते रहे। ख्वाब सब टूट गिरते रहे, सब्र से फिर उठाते रहे, और ताकि राहत मिले दर्द को, ताकि राहत मिले दर्द को, मुस्कुराहट लुटाते रहे। ताकि राहत मिले दर्द को, मुस्कुराहट लुटाते रहे, और बुझ ना जाए कहीं हौसले, आग दिल में जलाते रहे। बुझ ना जाए कहीं हौसले, आग दिल में जलाते रहे। और आखिरी शेर बहुत पसंदीदा है मुझे, खुद ही तारीफ कर रही हूं, कि सर किसी का उठा ही रहे, सर किसी का उठा ही रहे, इसलिए सर झुकाते रहे। अरे वाह। इसलिए सर झुकाते रहे, कि सर किसी का उठा ही रहे। बहुत वाह, धन्यवाद। बहुत बढ़िया। बस निवेदिता जी आपसे कहना चाह रही थी कि दोस्ती मेरी दौलत है, यही मेरी जानती हूँ, कमाई है जिंदगी की। जानती हूँ मैं बीना जी। और आपके दोस्त ही हैं जो कि आज आपके कहने से इतने सारे लोग आ गए यहाँ पर। तो मैं बहुत ही किरण अच्छा। नाथ जी भी हाँ, उपस्थित हैं। किरण आज जी आ गई हैं, जुड़ने की दिक्कत हो रही थी। किरण जी बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। सबको पता है कि किरण नाथ जी बहुत बड़ी सिंगर हैं। शी सिंग्स, शी राइट्स, शी कंपोजेस। बहुत बढ़िया। बहुत थैंक यू सो मच। धन्यवाद। आप सभी टाइम निकाल कर आए। किरण जी, आप टाइम निकाल के। शौहर गोंडवी जी जुड़े हैं हमारे साथ, तो बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप सभी का। साधना हरीश जी जुड़ी हैं, बहुत धन्यवाद। विनीता शर्मा जी, बहुत धन्यवाद प्रशंसा करने के लिए। शोभना तनेजा जी, बहुत धन्यवाद। मेरे ख्याल से अंतिम कविता सुना देती हूँ। नहीं, नहीं सुनिए, अभी कैसे अंतिम? हमारे पास तो हमने 50 मिनट का था हमारा, भी तो आप 4-5 सुनाएंगी कम से कम। और आप वो चार सुना पांच दीजिए, और अपने अपने दुपट्टा सुना दीजिए, बहुत मुझे अच्छी अच्छा, लगती है। मैं देखती हूँ, और तो मैंने कुछ छाटी थी, बताती हूँ आपको। ठीक है, मैं दुपट्टा सुना देती हूँ। जी। अब मैं दुपट्टा नहीं ओढ़ती, बहुत पहले कॉलेज जाते हुए ओढ़ती थी कि धूप ना लगे। फिर दुपट्टा ओढ़ती थी कि रास्ते में थोड़ी ढकी रहूं। फिर ब्याह के बाद दुपट्टा ओढ़ती थी कि बड़ों से थोड़ी आड़ रहे। दुपट्टा काम आया था बच्ची को गोद में ढकने को भी। फिर कभी कभी काम आने लगा आंसू को पोंछने को भी। कभी कभी जल्दी में गर्म बर्तन पकड़ने को भी। अब जो चल चल पड़ी, न लगे धूप न लगे ताप, आंसू भी सारे धीरे धीरे होते गए भाप। और दुपट्टा उतरा यूं फिर गुम हो गया, बस अब मैं दुपट्टा नहीं ओढ़ती। वाह, बस अब मैं दुपट्टा नहीं ओढ़ती। बहुत खूब, बहुत खूब। एक कविता है, ईश्वर सुना दूं क्या? जग सृष्टा, मेरी हाँ, बहुत ज़रूर, पसंदीदा ज़रूर, कविता है और ज़रूर सुनाइए, पुरस्कृत ज़रूर। कविता भी है ये। हुँ, तो इस कविता में जब इस कविता का जो इसको प्रथम पुरस्कार मिला था, एक हमारे यहाँ नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की जो प्रतियोगिता होती थी, तो उसमें मिला था। लेकिन ये कविता
अगर कोई पुरस्कार नहीं भी मिला होता ना, तो भी ये कविता मुझे बहुत प्यारी थी। तो मैं सुनाती हूँ। जरूर सुनाइए। इस कविता की उत्पत्ति कैसे हुई वो मैं बता देती हूँ। क्यों तो हमारा जो मैं एलआईसी में जॉब करती थी, तो एक मैं कॉनॉट प्लेस जाती थी पश्चिम बिहार से, और वहां पे एक जो गोल मार्केट है वहां पे एक चर्च है जिसमें रोज कोट लिखा होता था। तो एक कोट लिखा था जिस दिन कि एवरी सनसेट इज द सिग्नेचर ऑफ गॉड। तो जब ये पढ़ा मैंने, और ये पढ़ के बस दिमाग में रहा रहा रहा, और मैं जब ऑफिस पहुंची तो सबसे पहले तो कविता लिखी, फिर ऑफिस का काम शुरू किया। तो ये कविता की उत्पत्ति वहां से हुई। तो सुनिए। ईश्वर ईश्वर दिन भर के कर्मों के साक्षी बनकर जब डूबते हुए सूरज की लालिमा पर तुम धीमे से हस्ताक्षर कर जाते हो और कर्मों का लेखा जोखा करने अपनी कलम उठाते हो, तब क्या किंकर्तव्य विमूढ़ नहीं रह जाते? नहीं पड़ जाते हो दुविधा में देखकर उस मनुष्य को जो पिस जाता है परिस्थितियों और कर्तव्यों के दो पाटों में, जिसको सत्य और आस्था से ऊपर दिखती है रोटी केवल, क्या रह सकता है वो निष्पाप निश्चल? जिसको सत्य और आस्था से ऊपर दिखती है रोटी केवल, क्या रह सकता है वो निष्पाप निश्चल? निश्चल या नहीं पसीजता तुम्हारा हृदय देखकर उस शैशव को जिसकी कोपलें खिली भी नहीं और छिलने भी लगी, जिसकी आस्था जन्मी ही नहीं और मरने भी लगी? या असमंजस में नहीं पड़ जाते हो देखकर उस निरीह प्राणी को जो मारती है अपनी आत्मा को पल पल, जिसको अपने अस्तित्व की अनुभूति ही नहीं होती, क्या भावनाओं को मारने का पाप वो नहीं ढोती? तो फिर कैसे कर पाते हो निर्णय, कैसे कर पाते हो लेखा पाप पुण्य का? मनुष्य के किन गुणों को करते हो जमा, किन दोषों को करते हो नामे? क्या नहीं ताकते रह जाते शून्य को हाथों में कलम थामे? क्या नहीं ताकते रह जाते शून्य को हाथों में कलम थामे? इसीलिए शायद अपने ही हस्ताक्षरों को मिटा देते हो चुपचाप रात्रि की स्याह कालिमा से। इसीलिए शायद अपने ही हस्ताक्षरों को मिटा देते हो चुपचाप रात्रि की स्याह कालिमा से, और उस कालिमा पर गिरे तुम्हारे अश्रु बिंदु रात भर जगमगाते हैं नक्षत्र बनकर। आह ईश्वर, तुम भी असहाय हो कितने, जग सृष्टा तुम नहीं कर पाते सृष्टि की समीक्षा, जग सृष्टा तुम नहीं कर पाते सृष्टि की समीक्षा। बहुत थैंक यू। बहुत ही लाजवाब सृजन, बहुत ही बहुत धन्यवाद। तो क्या है कि पाप पुण्य सच झूठ क्या है, परिस्थितियां हैं, और हम सब, वो कहते हैं ना, नाटक हो रहा है, रंगमंच है, और हम सब कठपुतलियां हैं। कलाकार। तो जब हम कठपुतलियां हैं तो फिर तो क्या ही समीक्षा करेंगे ईश्वर। जी। अच्छा, एक वो रचना उस जरूर सुनाइएगा, कितने रूप। ये किस किताब, कितने रूप? इसमें ही है, मानुषी में ही है। मानुषी में है, यस। सुनाते और एक वो भी जुगनी उड़ी भी, तो हम लोग का कोई खास था ना प्रोग्राम, इसलिए मैंने कहा जुगनी उड़ी और कितने रूप सुना दीजिए। मैं आपको बताती रहूंगी, मैंने मानुषी के बारे में लिखा था ना, आपको पता है ना, उसकी हमने, तो इसलिए वो सब मैंने कविताएं इकट्ठी कर रखी। तो कितने रूप सुनाती हूँ आपको। हाँ, कितने रूप सुनाई। जाने कितनी प्रसव पीड़ाओं से गुजरी हूं, जाने कितनी प्रसव पीड़ाओं से गुजरी हूं, मेरे ही भीतर इन विगत वर्षों में कितने मनुष्यों ने जन्म ले लिया। मेरे ही भीतर इन विगत वर्षों में कितने मनुष्यों ने जन्म ले लिया। एक ही आत्मा, एक ही देह, कितने रूप। एक ही आत्मा, एक ही देह, कितने रूप। हर परिस्थिति ने नए तरीके से गढ़ा, समय ने छैनी से छीला, खुर्चा तोड़ा। हर बार एक नया जन्म, स्वयं का ही एक नया चेहरा, पर थोड़ा अधिक सशक्त, निखरा हुआ, अनुभवों की आग में तपा हुआ, जीवन के रहस्यों को पीछे ढकेल, रीढ़ की हड्डी को सीधा करके खड़े होने की प्रतिभा, स्वयं को प्रतिपल बेहतर गढ़ने की जिद,
जब तब नियति की शिराओं में सिहरन पैदा कर देती है, जब तब नियति की शिराओं में सिहरन पैदा कर देती है। बहुत धन्यवाद आपका। बहुत सुंदर, आपने नारी सशक्तिकरण पर इतनी सुंदर रचनाएं लिखी हैं कि बस धन्यवाद। बहुत सुंदर। तो जुगनी उड़ी हमारा एक कार्यक्रम भी चल रहा है युगानुगुंज में, जिसमें हम बहुत सशक्त महिलाओं का साक्षात्कार लेते हैं, जिन्होंने संघर्षों से उठ करके और उन्होंने अपने जीवन को कहीं ना कहीं से खींच के सफलता की राह दिखाई। तो ऐसी ही जुगनी उड़ी कविता है ये कि देखो जुगनी उड़ी, देखो जुगनी उड़ी, तुमने भी कैंचियां उड़ा दी हैं ताकि फिर से कतर सको परों को। तुमने भी कैंचियां उड़ा दी हैं ताकि फिर से कतर सको परों को। फिर वही पुराने जुमले तुम्हारे, संस्कार, नियम, मर्यादाएं, अपने अपने पूर्वाग्रह, स्त्रीत्व की अपनी अपनी परिभाषाएं। पीड़ाओं को कुचल कर जो मुस्कुराने में हो गई दक्ष, ये सिर उठाती हुई स्त्री छेद रही है तुम्हारा वक्ष। सुनो, इनके हौसलों से अब तुम्हारी कैचियां टूट जाएंगी। वर्षों से स्त्री को कैद करती छलावे की मटकियां फूट जाएंगी। तुम्हारे कटाक्ष पर जो अब तक ना उड़ी, देखो तो कैसे जुगनी उड़ी, देखो तो कैसे जुगनी उड़ी। बहुत धन्यवाद। जी, आपने एक जगह लिखा था, हम नारी के लिए हम मानुष बनकर जीना चाहते हैं और समाज भी हमें मानुषी बनकर जीने दे। और नारी क्या है? नारी पानी भी है, शहद भी है और तेजाब भी है। बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद। तो इसमें ना एक चीज अगर आप अनुमति दें तो मैं पढ़ना चाहूंगी कि जरूर जरूर, जो आप पढ़ना चाहें। ये जो मानुषी किताब है ना, तो इसमें हम हमेशा ये काफी ज्यादा ये जानते हैं कि जो जब हम स्त्री विमर्श की बात करते हैं, स्त्री संघर्ष की बात करते हैं, तो हम बहुत दुख की रोती धोती चीजें भी बहुत लिखते हैं कि ये अन्याय हो गया ये। लेकिन ये जो किताब है ना, इसमें कोशिश की है, प्रयास ये था कि क्योंकि नारी के अंदर जो ऊर्जा है ना, उसकी बात बहुत कम कही गई है, उसको जगाया जाए। नहीं जगा हुआ है, ऑलरेडी है। हर नारी ऊर्जावान है, बहुत ऊर्जा भरी है हर नारी के अंदर। अगर किसी ने नहीं देखी तो वो भी अगर देखेगी तो उसके अंदर भी बहुत ऊर्जा है। और इसी ऊर्जा के बल पर हर नारी अपनी गृहस्थी को खींच लाती है, आगे तक ले जाती है, बच्चों को बड़ा कर देती है और पूरा बच्चों को सक्सेसफुल बनाने में उस नारी का बहुत हाथ होता है। तो ये जो किताब थी, तो इसमें मैंने कहते हैं ना, समर्पित किसको की है ये किताब? समर्पित है स्त्री की उस अभेद्य ऊर्जा को जो युगों से उसके मौन में, उसकी सहनशीलता में, उसकी वाक्पटुता में, उसके लावण्य में, उसकी असंख्य क्षमताओं में दृष्टिगत होती रही। तो उस ऊर्जा को समर्पित मानुषी किया था जी। बहुत धन्यवाद। अब अनुमति है क्या वीना जी? अच्छा, एक आदि और सुना दीजिए फिर। तो अच्छा, मैं इसमें से सुनाती हूँ। असल में जो मेरे हिस्से के नूर है ना, जो मैंने 25 से 50 वर्ष की कविताएं लिखी ना, तो क्या होता है 50 वर्ष तक ना आपके काफी ऑलमोस्ट संघर्ष खत्म हो चुके होते हैं। और जो संघर्षशील जीवन बहुत सारी स्त्रियों का 25 से 50 में ही काफी संघर्ष होता है। तो जो 25 से 50 वर्ष की कविताएं ना, वो काफी ज्यादा अनुभवों से निकली हुई हैं। और जब अनुभवों से कोई चिंगारी निकलती है तो उसकी एक अपनी अलग आग होती है। तो एक कविता है गृहस्थी, बहुत मन को प्रिय है और आप सभी उस गृहस्थी के अनुभवों से गुजरे हैं, तो सुनिए। शब्द कुछ भी हो, क्षण कैसे भी हो, सब कुछ बीत जाता है। शब्द कुछ भी हो, क्षण कैसे भी हो, सब कुछ बीत जाता है। समय आगे निकल जाता है। कितने आंसू बोए, कितनी खुशियां रोपी, कोई नहीं गिनता। वक्त नहीं हमारे पास कुछ भी बांचने का। जीवन यज्ञ है और सारे क्षण आहुति। विश्वास की समिधा, प्रार्थना होठों पर, हृदय में अभय, आशा, प्राण धीरे धीरे बढ़ते हैं हम सब। एक एक आयु, एक एक वर्ष। गृहस्थी भी एक तपस्या है और गृहस्थ सबसे बड़ा तपस्वी। गृहस्थी भी एक तपस्या है और गृहस्थ सबसे बड़ा तपस्वी। तो
निवेदिता जी, बस अच्छा एक अंत में ये सुना दीजिए कि मैं क्या हूँ, मैं अपनी क्या हूँ रचना। मैंने सुनाया था जब मैंने सुना दी? परिचय दिया था। जी, जी, अच्छा, जी। सुना दिया, अच्छा तब ठीक है। मुझे उसका बहुत रहता है मन में। हाँ, ठीक है। और तो मेरे ख्याल से काफ़ी कविताएँ। बस एक और सुना दीजिए, बस फिर हम खत्म करेंगे, फिर अच्छा, समाप्त करेंगे। अच्छा मैं फिर अंतिम कविता सुना देती हूँ। मैंने अंतिम ठीक, कविता सोची है कि मेरे को कौन-सी ठीक है, सुनानी है। सुना दीजिए। तो अंतिम कविता मैं समर्पित कर रही हूँ मेरे एक बंधु को, जो कि इस जगत से गुज़र गए। तो वो बहुत अच्छे मेरे बंधु थे और तो उनके लिए ये कविता लिखी थी। सुनाइए। कितना लिख गई मैं तुमको, कितना लिखने को तुम बाकी, मसी बना हृदय के रक्त को, भिगोती जा रही मैं पाती। मसी मतलब होते है स्याही। कितना लिख गई मैं तुमको, कितना लिखने को तुम बाकी, मसी बना हृदय के रक्त को, भिगोती जा रही मैं पाती। जो ना लिखूं इतना तुमको, तो भी क्या अंतर है पड़ता, आत्मा में विलयित हो तुम, कण कण अमृत है निकलता। जो ना लिखूं इतना तुमको, तो भी क्या अंतर है पड़ता, आत्मा में विलयित हो तुम, कण कण अमृत है निकलता। वैसे तो आंखें भी बोलती, स्मित भी झरझर झरता, कुछ व्यक्त न कर पाऊं तो नेह अश्रु बन बन टपकता। कब रही निर्भर मैं शब्दों पर, अभिव्यक्त ऐसे भी तो होती, अनुभूति मेरे भावों की है, जब भी मैं धार धार रोती। तुम विचरो दिव्य प्रकाश में, मेरे लिए विचलित ना होता होना, अग्नि पुंसी आत्मा मेरी, दमक रहा है कोना कोना। तुम विचरो दिव्य प्रकाश में, तो जो जिन लोगों ने अपने जीवन साथी भी खोए हैं, उन सबको समर्पित है ये कविता। तो आपके भी मन से आती होगी ऐसी आवाज कि तुम विचरो दिव्य प्रकाश में, मेरे लिए विचलित ना होना, अग्नि पुंसी आत्मा मेरी, दमक रहा है कोना कोना। तुम्हारी ज्योति का एक कण बहुत है मेरे अंतस प्रकाश को, ये फैला है देखो दिग दिगंत, खींच रहा है मेरी श्वास को। वाह, बहुत अच्छा। तुम्हारी ज्योति का एक कण बहुत है मेरे अंतस प्रकाश को, ये फैला है देखो दिग दिगंत, खींच रहा है मेरी श्वास को। शब्दों की माला गूंथ रही हूँ, कुछ कहा अनकहा कह रही हूँ, जो शेष होकर भी शेष नहीं, उस अद्भुत भाव में बह रही हूँ। शब्दों की माला गूंथ रही हूँ, कुछ कहा अनकहा कह रही हूँ, जो शेष होकर भी शेष नहीं, उस अद्भुत भाव में बह रही हूँ। जीवंत हो तुम मुझ में अब भी, ऊर्जा बहती जाए ताकि। कितना लिख गई मैं तुमको, कितना लिखने को तुम बाकी, कितना लिख गई मैं तुमको, कितना लिखने को तुम बाकी। बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपने तो सच में निःशब्द कर दिया। मन करता है समय रुक जाए और आप ऐसे ही कविता सुनाती जाएं। बहुत पर धन्यवाद मीना जी। बस समय कहाँ रुकता है। और तहे दिल से शुक्रिया निवेदिता जी, आपने युगानुगूंज वर्जीनिया का आमंत्रण स्वीकार किया। आपकी उपस्थिति से युगानुगूंज वर्जीनिया गौरवान्वित हुआ। आशा है आप भविष्य में भी हमारे साथ जुड़ी रहेंगी और हमारा मार्ग निर्देशन करती रहेंगी। सभी श्रोताओं को मेरा करबद्ध नमन, दिल से आभार। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया और अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। अपनी सहयोगी गीता सहाय जी को बहुत धन्यवाद दे रही हूँ, क्योंकि हमेशा अपना योगदान देने के लिए वह तत्पर रहती हैं। एक बात मेरा बहुत मन करा निवेदिता जी श्रोताओं को बताने के लिए, कि मैं आपको सब बताऊं, आखिरी दम तक ये प्रोग्राम बहुत अनसर्टन था, पता नहीं हो पाएगा कि नहीं। पिछले 24 घंटों में निवेदिता जी बहुत ही वेदना से गुजरी हैं। इनको समाचार मिला कि लखनऊ में माँ बहुत बीमार है और उनको तुरंत दिल्ली लेकर आना है, वेदांता हॉस्पिटल में एडमिट करना है। कल मैंने इनको ऐसे ही फोन किया तो कहती है मैं एयरपोर्ट पे बैठी हूँ। मैंने कहा आप कहाँ जा रही हो? कहती है लखनऊ, माँ बीमार है, उनको लेकर आना है। और आज ये प्रोग्राम से कुछ ही घंटों पहले पहुंची है। पर इनकी कर्तव्य निष्ठा और लगन को नमन कि इन्होंने इस कार्यक्रम को मतलब प्रस्तुत किया। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद कर रही हूँ आपका निवेदिता जी। चलिए आज फिर विदा लेते हैं। मीना जी थोड़े से मैं भी बोल दूं। हाँ जरूर बोल दीजिए। वीना जी आपने बहुत बहुत, फिर से मैं वीना जी का बहुत धन्यवाद करती हूँ। और
गीता साय जी का और वर्जीनिया की पूरी टीम का कि आपने मेरे को यहाँ पर बुलाया। और आप सभी श्रोताओं का बहुत धन्यवाद। आप सभी समय निकाल कर के आया। और वीना जी, मुझे तो ये लगता है कि मेरे भाग्य में ना इतना सारा आप लोगों का प्यार और इतना सारे आप लोगों का आशीर्वाद जो है ना, उसके लिए मैं तो मतलब अगर भगवान कोई है और मैं सच में किसी दिन भगवान से मिलूंगी तो मैं सच में मैं बहुत धन्यवाद करने वाली हूँ कि ये जो मेरे नसीब में मिला ना, आप सबका सानिध्य, इसके लिए मैं मतलब युगों युगों की ऋणी हो गई हूँ अरे मैं वाह! भगवान के आगे। तो बहुत धन्यवाद, क्योंकि प्यार ऐसा है ना कि आंखें भी भर आती हैं और आ शब्द भी। आप भी तो सबको प्यार लुटाती हैं। आप भी तो सबको प्यार लुटाती हैं। बहुत चलिए फिर। धन्यवाद। और आपने बीना जी बुलाया मेरे को। और तो अरे शोभना नहीं, नहीं। तनेजा जी, कुछ नहीं, थोड़ा पेन है माँ को, हम बाद में बात करते हैं। और बहुत बहुत थैंक यू। और मुझे भी मतलब जब वीना जी ने मुझे ना आमंत्रित किया तो मेरा पहला सवाल था, मैं क्यों आऊँ? तो वीना जी कहती है कि नहीं, हमको आपको भी सुनना है, आपके लिए भी हम लोग समय निकालेंगे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि शायद मैंने 2-3 साल के बाद अपना एकल काव्य पाठ किया है और मुझे बहुत बहुत खुशी हुई। और धन्यवाद। ये मेरा सौभाग्य है, युगानुगंज वर्जीनिया का सौभाग्य है। चलिए आज फिर विदा लेते हैं। जल्दी ही युगानुगंज वर्जीनिया आपकी सेवा में पुनः हाजिर होगा। सबका बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, सभी श्रोताओं का धन्यवाद। देवता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।